नमस्कार मित्रों, मैं राजेश प्रजापत और हम हिंदी में पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे थे? स्वरों का वर्गीकरण। तो उसमें हमने पहला वर्गीकरण पढ़ लिया था ओष्ठ की आकृति के आधार पर। किसकी आकृति के आधार पर? ओष्ठ की आकृति के आधार पर। पहला जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था वो किसकी आकृति पर पढ़ा था? ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर ये पहला पढ़ लिया था। कितने प्रकार के होते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर? दो प्रकार के। एक तो आपने क्या पढ़ा था अभी? वृत्ताकार। कौन सा होता है? वृत्ताकार। और एक होता है अवृत्ताकार। एक वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। अवृत्ताकार ये हम पढ़ चुके थे। वृत्ताकार अर्थात जिन स्वरों को बोले और बोलने पर होठों की आकृति गोल हो जाए, वृत्त के समान हो जाए तो वृत्ताकार। अगर वृत्त के समान नहीं होती, फैल जाती है, तो क्या कहलाएगी? अवृत्ताकार। चलिए आज हम बात करने वाले हैं जिह्वा के आधार पर। जिह्वा, जिह्वा या इसको हम तद्भव में क्या बोल सकते हैं? जीभ। जिह्वा या जीभ के आधार पर, जिह्वा या जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। अगर आपसे पूछ ले कि जिह्वा या जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। जीभ तद्भव शब्द है। जीभ कौन सा शब्द है? तद्भव। और जिह्वा कौन सा है? तत्सम। कौन सा शब्द है? तत्सम। तो यहां से भी प्रश्न बन जाता है जिह्वा एक तत्सम शब्द है, जीभ एक तद्भव शब्द है। चलिए अब हम बात करते हैं तीन कौन कौन से। मान लीजिए ये हमारी एक किसी की जीभ है। जीभ, इस जीभ में तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन। जैसे कि आप हमने यहाँ पर लिखा है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन। तो पहला होता है अग्र। कौन सा होता है? अग्र। अग्र। बीच में कौन सा होता है? मध्य। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यानी कि जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के स्वर हो गए। चलिए अब एक बड़ी बात यह है कि देखो अग्र, मध्य और पश्च तीनों ही शब्द कैसे हैं? तत्सम है। तीनों ही शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द है। कौन से शब्द हैं ये? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द है। अग्र भी तत्सम है, मध्य भी तत्सम है और पश्च भी तत्सम है। अग्र का अर्थ क्या होता है? आगे का भाग। मध्य का मतलब बीच का भाग और पश्च का मतलब पीछे का भाग। चलो ये देखते हैं अग्र में कौन से आते हैं, पश्च में कौन से आते हैं और मध्य में कौन से आते हैं। तो यहां पर देखिए, याद रखने के लिए बिल्कुल सीधा और सरल तरीका क्या है। हम जब किसी कक्षा में बैठे रहते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? पीछे से आवाज निकालते हैं। किसकी आवाज निकालते हैं? ओ ओ, या फिर निकालेंगे ऊ ऊ। ओ की आवाज निकालते हैं। फिर कहते हैं ना उनको आने दे, किसने निकाली? तो यहां पर देखिए ओ पीछे से कैसे करते हैं? ओ तो ओ आओ। ओ आओ किस में आ जाएगा? पश्च में। फिर किसने की? ऊ अर्थात उसने। ऊ आ गया। फिर कहा कि आने दीजिए, तो आने दीजिए मतलब आ। तो आपके पश्च स्वर कौन से कहलाएंगे? ओ आओ ऊ आ, ये पश्च हो गए। और मध्य में आता है ए। मध्य में कौन सा आता है? ए। बच गया अग्र में। इसके अलावा जो बच गए किस में आएंगे? अग्र में। चलिए हम देखते हैं अग्र में आएगा ई ए आई और री। ई ए आई री, ये किस में आएंगे? हमारे अग्र भाग में। तो पश्च में कौन से आएंगे? ओ आओ ऊ आ, ये पश्च भाग में बोले जाएंगे। और ए मध्य से बोला जाएगा। और अग्र में ई ए आई और री बोला जाएगा। तो जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के हुए? अग्र, मध्य और पश्च, यानी कि तीन प्रकार के स्वर हुए। कितने प्रकार के स्वर हुए? तीन। ओष्ठ की आकृति के आधार पर दो प्रकार के। चलिए आगे देखते हैं।
अब हम बात करते हैं तालु के आधार पर। किसके आधार पर? तालु के आधार पर स्वर। तालु के आधार पर स्वर। तालु के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। तालु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के स्वर होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है समव्रत स्वर। कौन से स्वर? समव्रत स्वर। कौन से स्वर होते हैं? समव्रत स्वर। दूसरा जो होता है उसको बोलेंगे, इसमें अर्ध जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? अर्ध समव्रत स्वर। अर्ध समव्रत स्वर। इसके बाद तीसरे की बात करें तो इसको बोलेंगे विव्रत स्वर। कौन सा? विव्रत स्वर। चौथे में हम क्या जोड़ देंगे? अर्ध जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अर्ध। तो क्या हो जाएगा? अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर। यानी कि तालों के आधार पर अगर हम बात करें तो स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला समव्रत, दूसरा अर्ध समव्रत, तीसरा विव्रत स्वर और चौथा होता है अर्ध विव्रत स्वर। चलिए इससे अगर क्वेश्चन बनते तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये चारों ही शब्द कैसे हैं हमारे? तत्सम। कौन से हैं? तत्सम। तो समव्रत तत्सम है, अर्ध तत्सम है, विव्रत तत्सम है और अर्ध विव्रत तत्सम है। तो चारों शब्द कैसे हो गए? तत्सम। कौन से हो गए भाई? तत्सम शब्द है। कौन से शब्द है ये? तत्सम। चलिए आगे देखते हैं। जब हम समव्रत के टुकड़े करते हैं तो यहां से क्या क्या बनेगा? तो सम प्लस व्रत। सम प्लस व्रत। सम यहां पर क्या है? उपसर्ग। सम यहां पर क्या है? उपसर्ग। और सम का अर्थ क्या होता है? समान। सम का अर्थ क्या होता है? समान। जो समान रूप से क्या बनाएंगे? घेरे बनाएंगे। समान रूप से क्या बनाएंगे? घेरे। तो इसका मतलब समव्रत समान रूप से व्रत बनाएंगे, अर्थात मुख समान रूप से खुलेगा। तो वो कौन से कहलाएंगे? समव्रत स्वर। कौन से समव्रत स्वर कहलाएंगे? समान रूप से खुलने वाले क्या कहलाएंगे? मुख को, जो मुख समान रूप से खुलता है उनको क्या कहेंगे हम? समव्रत स्वर कहेंगे। चलिए यहां से क्या बना भाई? एक उपसर्ग निकल के आ गया, सम का अर्थ समान हो गया। और यहां पर अगर हम बात करें कि समव्रत में सर संधि कौन सी है, तो समव्रत शब्द में संधि होगी व्यंजन। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। यहां से संधि कौन सी निकलेगी? व्यंजन संधि। समव्रत में अगर आपसे पूछे संधि कौन सी है तो व्यंजन। समव्रत शब्द कैसा है? तत्सम। समव्रत में उपसर्ग कौन सा है? सम। कहीं से भी आ जाए। मूल शब्द कौन सा है? तो व्रत। व्रत का अर्थ क्या होता है? घेरा, गोल, है ना? इस प्रकार से। चले और देखते हैं। अभी तो हम शब्दों के क्या देख रहे हैं? टुकड़े देख रहे हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। आ जाता है ये अर्ध। अर्ध यानी आधा। समव्रत वही टुकड़े हो जाएंगे, सम प्लस व्रत। यहां पर देखिए विव्रत। विव्रत क्या हो जाएगा? इसको तोड़ेंगे तो वी प्लस व्रत। अब देखो वी का मतलब विशेष। और यहां पर देखिए वी क्या है? उपसर्ग। वी क्या है? उपसर्ग। और व्रत क्या है? व्रत क्या है? घेरा, यानी मूल शब्द। ऐसे यहां पर होगा अर्ध वी प्लस व्रत और स्वर। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां से प्रश्न बनते वहां से निकाले। तो यहां से निकल रहा था वी उपसर्ग, यहां से सम उपसर्ग निकला था। निकला कि नहीं निकला? यहां पर शब्द क्या निकल रहा? अर्ध निकल रहा। अर्ध का अर्थ क्या हो गया? आधा। सभी शब्द कैसे हैं? तत्सम। चले अब इनके उदाहरण देखते हैं कि सर जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कौन से स्वरों को समव्रत कहते हैं, कौन से स्वरों को अर्ध समव्रत कहते हैं, कौन से स्वरों को विवर्त कहते हैं और कौन से को अर्ध विवर्त कहते हैं। देखिए आप सबसे पहले ये देखिए सरलता के लिए आ यानी विव्रत। विव्रत पूरा खुला हुआ, पूरा खुला हुआ विशेष रूप से। वहां पर आता है आ। क्या आता है? आ। तो आ को हम क्या कहेंगे? विव्रत स्वर, जिसमें पूर्ण रूप से मुख खुल जाए। अब यहां पर देखिए समव्रत यानी कि जिसमें समान रूप से मुख खुले। किससे? समान रूप से। जैसे ई, उ, इसमें समान रूप से। अर्ध। अर्ध मतलब आधा खुले। तो क्या हो जाएगा? ए ओ। अब बच गया अर्ध विवर्त। अर्ध विवर्त में क्या आ जाएगा? यहां पर देखिए कौन सा नहीं आया?
तो यहाँ पर नहीं आया आई, और क्या नहीं आया आओ, और क्या नहीं आया रे, क्या नहीं आया रे। तो आई और आओ किस में आ जाएंगे, अर्ध विवर्त में। विवर्त में क्या आ जाएगा आ, और संवृत में ए ओ, और संवृत स्वर में ई उ उ। अब यहाँ पे एक और बच गया कौन सा, ए, तो ए आई आओ और री, ये किस में आ जाएंगे आपके अर्ध विवृत स्वरों में। क्या आप तालु के आधार पर समझे, तो तालु के आधार पर कितने प्रकार के, 4, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्ध विवृत। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मित्रों जातीय आधार पर, किसके आधार पर, जातीय आधार पर, जातीय आधार पर, जातीय आधार पर, जातीय आधार पर स्वर। जातीय आधार पर स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जातीय भी 2, स्त्री या पुरुष, हर चीज 2, धरती आकाश 2, यानी कि जातीय आधार पर स्वर कितने हो गए 2। सबसे पहले हम इस जातीय शब्द को तोड़ते हैं। इसमें जो मूल शब्द होगा जाति और प्रत्यय इसमें जुड़ जाएगा ये, तो जाति प्लस ये, जाति मूल शब्द है, ये यहाँ पर क्या है प्रत्यय, ये यहाँ पर क्या है प्रत्यय, जाति क्या है मूल शब्द, जाति क्या है मूल शब्द। यानी जाति के आधार पर, अर्थात जाति कौन सी है, तो देखते हैं जाति 2 प्रकार की होती है। एक जाति होती है सजातीय, कौन सी होती है सजातीय, सजातीय जाति। तो सजातीय और इसके टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा, स प्लस जाति प्लस इए, स प्लस जाति प्लस इए। तो यहाँ पर स क्या होगा उपसर्ग, स क्या होगा उपसर्ग। जाति क्या है मूल शब्द, जाति क्या है मूल शब्द। ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, प्रत्यय का काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं स का अर्थ क्या होता है समान, स का अर्थ क्या होता है समान, अर्थात जो समान जाति से बने हो, परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं, अर्थात जो समान जाति से बने हो उनको क्या बोलेंगे हम सजातीय स्वर। कौन से स्वर बोलेंगे सजातीय स्वर। चलिए सजातीय स्वर जैसे, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इनको क्या बोलते हैं सजातीय स्वर। क्यों कहते हैं, देखिए टुकड़े करेंगे। आ का टुकड़ा होता है ए प्लस ए, क्या हो गया बराबर आ, तो आ बन गया ना। ऐसे ही ई प्लस ई बड़ी बन गया। क्यों, देखिए ये भी उसी जाति का, 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 अर्थात समान जाति के हुए ना। तो समान जाति को क्या कहेंगे हम सजातीय स्वर कहेंगे। ऊ को देख लीजिए ऊ प्लस ऊ, तो ये भी क्या हो जाएंगे समान जाति, क्योंकि दोनों एक ही समान जाति से बने हुए हैं। तो हमने जाति आधार पर बात कर रहे थे, जाति शब्द को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा जाति प्लस ये। जाति क्या है मूल शब्द, ये क्या है प्रत्यय। जातीय, जाति के टुकड़े करेंगे तो स प्लस जाति प्लस ये, स क्या है एक उपसर्ग, जाति क्या है मूल शब्द, ये क्या है प्रत्यय। स का अर्थ क्या होता है समान। समान है कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ बनेगा ए से, ई बनेगा ई से, ऊ बनेगा ऊ से, इनको क्या बोलेंगे हम सजाति। चलिए अब हम बात करते हैं विजातीय। किसकी बात करते हैं विजातीय स्वरों की बात करते हैं। ये सजातीय हुए और दूसरा प्रकार कौन सा बताया विजातीय। भाई पहला कौन सा हो गया सजातीय, पहला कौन सा हुआ सजातीय, दूसरा कौन सा होगा विजातीय। कौन सा होगा विजातीय। चलिए विजातीय के टुकड़े करते पहले, वि प्लस जाति प्लस ये। वि का मतलब अन्य, वि का मतलब अन्य या दूसरा, अन्य या दूसरा। वि का अर्थ क्या भी होता है विशेष भी होता है, वि का अर्थ क्या भी होता है विशेष। इसके क्या है ये अर्थ, तो वि का अर्थ अन्य हो सकता है, दूसरा हो सकता है, विशेष हो सकता है। वि यहाँ पर किसका काम कर रहा है उपसर्ग का, किसका काम कर रहा है उपसर्ग का, तो वि यहाँ पर क्या हो गया उपसर्ग। ठीक है, अब हम बात करते जाति क्या है मूल शब्द, जाति क्या है मूल शब्द। ये क्या है प्रत्यय, ये क्या हो गया प्रत्यय हो गया। अब परिभाषा रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो वि मतलब अन्य या दूसरी, जो दूसरी जाति मतलब जाति से बने हो,
जो दूसरी जाति से बने, अर्थात जिन स्वरों का निर्माण दूसरी जाति से किया गया हो, अन्य जातियों से किया गया हो, उनको क्या बोलेंगे हम? विजातीय स्वर। कौन से बोलेंगे भाई? विजातीय स्वर। चलिए देखते हैं विजाति में कौन कौन से आते हैं। तो विजाति की बात कर रहे थे, तो इसमें आएगा ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? विजाति। क्यों है? देखते हैं टुकड़े करके। आई का टुकड़ा बनेगा ए, ई। देखो ए अलग जाति का हुआ, ई अलग जाति का हुआ। यहां पर हम बात करेंगे ए, ए दोनों क्या हुए? अलग जाति के हुए। इसके टुकड़े करते हैं तो ए, उ, तो दोनों अलग अलग जाति के हुए। इसके टुकड़े करेंगे ए, ओ, तो दोनों क्या हुए? अलग जाति के, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? विजातीय। जो अलग जाति से बने उनको क्या कहेंगे हम? विजातीय। चलिए और देखते हैं, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर स्वर। मात्रा काल के आधार पर स्वर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो। कितने प्रकार के होते हैं? दो। किसके आधार पर? मात्रा काल के आधार पर। पहले कौन से होगा? लघु, लघु स्वर, लघु स्वर। दूसरा होगा गुरु स्वर। क्या होगा? गुरु, गुरु स्वर। लघु और गुरु। मात्रा काल के आधार पर कितने होते हैं? दो, लघु और गुरु। लघु और गुरु। इसको ह्रस्व कहते हैं, इसको दीर्घ भी कह सकते हैं। चलिए, लघु क्या होता है? जिन स्वरों को बोलने पर एक मात्रा का समय लगे। किसका कितना समय लगे? एक मात्रा का समय। जिन स्वरों को बोले उनको बोलने पर एक मात्रा का समय लगे, वो तो कहलाएंगे लघु स्वर। कौन से कहलाएंगे? लघु स्वर। और बात करें हम गुरु स्वर, तो गुरु स्वर कहलाएंगे जिनको बोलने पर कितना समय लगे? दो मात्रा का, दो मात्रा का समय लगे। कितना समय लगे? दो मात्रा का। चलिए देखते हैं लघु में कैसे आते हैं। लघु के अंदर अपने कौन कौन से स्वर आते हैं। तो लघु स्वर की बात करें, जैसे ए, ई, उ, री, इनको क्या बोलेंगे? लघु स्वर, क्योंकि इनको बोलने पर एक मात्रा काल का समय लगता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कै, मैं, ले। अब इसके हम जब टुकड़े करेंगे तो कै, मैं और ले, तो यहाँ पर एक, दो, तीन। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई? एक, दो, तीन। तो तीन मात्राएं। कितनी हो गई? तीन मात्राएं। तीन मात्राएं हो गई। तो तीन मात्राएं हो गई, तो इसका मतलब एक मात्रा का समय लगा। एक एक मात्रा सबके अंदर आ रही है। वही हम बात करें किसकी? गुरु स्वर की। किसकी बात करें? गुरु। गुरु का अर्थ क्या भी होता है? बड़ा। गुरु स्वर जिसमें बोलने पर दो मात्रा का समय लगे। तो देखते हैं, इसमें आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, ये आते हैं। ठीक है, ये क्या है? अपने गुरु स्वर। इनको जब भी हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम क्या है? सतीश। क्या नाम है? सतीश। तो अब सतीश में देखो, इसमें एक है मात्रा, इसमें दो, इसमें एक। इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर सतीश में एक, दो, तीन और एक, चार। तो कितनी मात्राएं हो गई? चार मात्राएं हो गई। कितनी मात्राएं हो गई? चार। अर्थात इनसे शुरू हो तो मात्राएं लगाएंगे हम दो, इससे प्रदर्शित करेंगे। अगर इनसे शुरू होता है तो मात्रा लगाएंगे एक, जिसको इससे प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अब लास्ट देखते हैं इसका वर्गीकरण। लास्ट इसका क्या देखते हैं हम? वर्गीकरण देखते हैं। वह कोये की स्थिति के आधार पर। कोये की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? कोये की स्थिति के आधार पर स्वर। कोवे की स्थिति के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। एक होता है अनुस्वार। कौन सा होता है? अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार। इसके बाद होता है अनुनासिक। कौन से होते हैं? अनुनासिक।
अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु वाले, एक होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक कौन से होते हैं? निर्नुनासिक अर्थात नासिका से नहीं बोले जाते, उनको क्या कहेंगे हम? निर्नुनासिक। इसमें आते हैं हमारे पूरे 11 स्वर, 11 स्वर आ जाएंगे। यहाँ पर अनुस्वार नाक से उच्चारण किया जाता है, नाक मुख दोनों से किया जाता है। अनुनासिक जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। यहाँ से पेपर में कई बार पूछा गया गंगा, जैसे संग है ना, जैसे शंकर, तो इनमें किसका प्रयोग किया गया है? अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। चंद्र बिंदु की बात करें यानी कि अनुनासिक की बात करें, जैसे आँख, जैसे पाँव, जैसे छाँव, जैसे गाँव, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे क्या हुए? स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। स्वरों के वर्गीकरण को 6 भागों में बांटा गया है। वो आई होप, आशा करता हूँ कि ये सभी स्वरों का वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, RK कुमार लिली चैनल। आपको फुल सारी चीज़ें करवाई जाएगी, जिसमें आपको हिंदी भी, GK भी, जो भी टॉपिक होंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। अब हम कल बात करेंगे इसके नेक्स्ट डायग्राम की बात करेंगे, जो डायग्राम हमारा रहने वाला है, यानी कि प्रकार। अभी तो हम इसका वर्गीकरण पढ़ रहे थे, अब हम बात करें स्वरों के प्रकार। स्वरों के वैसे तो मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? 2। चलिए, पहला कौन सा होता है? मूल स्वर। कौन से होते हैं? मूल स्वर। और जो दूसरे होते हैं जिनको क्या कहेंगे हम? मूल स्वर के बाद अपन दूसरा जो स्वर है उसको क्या कहेंगे? संधि स्वर। क्या कहेंगे भाई? संधि स्वर। मूल स्वर, संधि स्वर। अब मूल स्वर में तो आपके कितने आ जाएंगे? 4, ए, ई, उ और रे। संधि स्वर की बात करें तो संधि से जुड़े रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? संधि स्वर। जैसे यहाँ पर संधि स्वर की बात करें तो क्या आ जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। इनको भी फिर कितने भागों में बांट दिया गया? संधि स्वरों को 2 भागों में। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक होता है दीर्घ स्वर। कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। कौन सा होता है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। यहाँ से अपन ले लेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इनको तो बोलेंगे दीर्घ स्वर, क्योंकि इनमें दीर्घ स्वर संधि होती है। फिर बच गए ए, आई, ओ, औ। इनको क्या कहा जाएगा? संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं इनको? संयुक्त स्वर। फिर ये संयुक्त स्वर है, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। इन संयुक्त स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। संयुक्त स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं 2 भागों में कौन कौन से में बांटा गया है। संयुक्त स्वरों को 2 भागों में बांट दिया। संयुक्त स्वरों को कितने भागों में बांट दिया? संयुक्त स्वर कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक गुण स्वर, एक गुण स्वर और दूसरा वृद्धि स्वर। गुण स्वर और वृद्धि स्वर। गुण स्वर में क्या होगा? गुण स्वर में होगा ए और ओ। और वृद्धि स्वर में क्या होगा? आई और औ। ये इस प्रकार से हमारा स्वरों का जो वर्गीकरण था वो पूरा हुआ। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें